बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनवारुल हक काकर साहब के दौरे चीन के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन लिए मैं हूं आपके साथ नाजिया खान। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन में इस वक्त आलमी रहनुमाओं का सबसे बड़ा इकट्ठ मौजूद है। 140 से ज़ायद ममालिक इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं। 4000 से ज़ायद मंदूबीन हैं और 30 ऐसे बड़े मालियाती इदारे हैं जिनका दुनिया में बहुत इन्फ्लुएंस है, वो भी इस वक्त चीन में मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन चूँकि तज़वीराती शराकतदार हैं तो ये दोनों ममालिक इस वक्त पूरी दुनिया के लिए मरकज़े निगाह बने हुए हैं। अब तक का वज़ीर आज़म के दौरे का अगर हम अहाता करें तो निहायत भरपूर दिन उन्होंने गुजारा है। साइड लाइन पे बहुत ही अहम मुलाकातें उनकी हो रही हैं। फिर कल उन्होंने जो सदर शी जिनपिंग की जानिब से इशाया दिया गया वहाँ पर भी उन्होंने शिरकत की और मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से उनकी मुलाकातें भी हुई। कल सबसे बड़ी जो हाईलाइट सबसे अहम मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की, वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से हुई है, जिसमें फूड सिक्योरिटी पर बात हुई है, रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से बात हुई है, पीस पर बात हुई है और इसके साथ साथ जो रीजनल अप्रोच है उस पर बात हुई है। और दोनों ममालिक का इस पर बाकायदा इत्तेफाक पाया गया है कि दोनों ममालिक बहुत से मामलात में मुमासलत रखते हैं, लिहाजा इनका ताउन जो खित्ते की अमन और सलामती के लिए नागुज़ीर है और ताउन को आगे बढ़ना चाहिए। फिर हम देख रहे हैं कि बेल्ट एंड रोड फोरम का चूँकि इफ्तिताह हो चुका है तो उस मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग ने भी खिताब किया और अपने खिताब में उन्होंने ये कहा कि बेल्ट एंड रोड अब फिजिकल कनेक्टिविटी से इदारा जाती कनेक्टिविटी बन चुका है और इसके ज़रिए चीन अपने दरवाजे खोल रहा है। उन्होंने दुनिया पर यह भी जोर दिया कि वो इस वक्त ये मौका है कि वो जब इक्तिसादी तरक्की की बात करते हैं तो इस मंसूबे का हिस्सा बने। इस मौके पर व्लादिमीर पुतिन ने भी खिताब किया है, पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे और अब से कुछ देर बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी आपके साथ शेयर करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब भी इस निहायत अहम फोरम से खिताब करने वाले हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब तक की जितनी डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करने के लिए मुझे बहुत ही रेलेवेंट पैनल इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे आपका ताती हूँ, डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं डॉक्टर तोहरुल यमीन साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, इंस्टीट्यूट पॉलिसी स्टडीज से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ फरमा हैं डॉक्टर हिना शाहिद साहिबा, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, वेलकम मैम आपको भी कहूँगी। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है अब्दुल्ला खान साहब ने, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इजाज़ हुसैन साहब, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, कल से लेकर अब तक अगर हम निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की मसरूफियात मुलाकात को देखें, किस तरह देख रहे हैं उनके दौरे को, कितना कामयाब नज़र आ रहा है आपको? मेरे ख्याल में तो बहुत कामयाब दौरा है। कामयाबी का ताल्लुक बहुत सी बातों में मुनहसर होता है। एक तो ये कि आपकी किस तरह से आपका रिसेप्शन किया जाए, कैसी आपकी पजीराई हो, कितनी आपको लाइमलाइट दी जाए और कितनी आपकी बात सुनी जाए, तो वो तमाम चीज़ें तो इस दौरे में शामिल हैं। उनका अच्छी तरह से उनका रिसेप्शन अच्छा था, उनको बाकायदा शी जिनपिंग साहब से उनकी मुलाकात हुई, फ़ोटो ऑप्स हुई, आपने जैसे ख़ुद फरमाया व्लादिमीर पुतिन साहब से मुलाकात हुई, साइड लाइन्स पर उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा हमें एनर्जी में ताउन की ज़रूरत है और हम क्लाइमेट से मुतासर हैं, तो हमें चीन की भी और बकाया ममालिक की भी इस काम में हमें ज़रूरत है। सोलर एनर्जी के बारे में उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि हमें ज़रूरत है कि हम अपनी सोलर एनर्जी को बढ़ाएं और उसमें चीन से उन्होंने दरख्वास्त की कि उसमें उनकी मदद की जाए। तो मेरे ख़्याल में उन्होंने तमाम जो अहम नुकात हैं पाकिस्तान की तरफ से वो हाईलाइट किए। और जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि पुतिन साहब से मुलाकात में भी उन्होंने दोबारा एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात की और एक ब्रॉडर कैनवस में भी उन्होंने सिक्योरिटी पे बात की। फूड सिक्योरिटी तो बहरहाल लाजमी चीज़ है, अगर आपको खाने को नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप दिफा तो अपना नहीं कर सकते, तो ये बहुत अहम चीज़ है। एनर्जी आपको नहीं मिलेगी तब भी आपके हालात ख़राब मखदूश हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब अच्छी तैयारी के साथ गए हैं, उनके जो हमारे फॉरेन अफेयर्स ने उनकी तैयारी अच्छी कराई है। उन्होंने वही तमाम ज़रूरी नुकात हाईलाइट किए हैं जिनको हाईलाइट करने की ज़रूरत थी। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है बेल्ट रोड इनिशिएटिव में, ख़ास तौर पे जो सीपेक का हमें प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसको हम कहते हैं गेम चेंजर भी है, एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भी है चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव में। तो पाकिस्तान का जाना तो वैसे ही ज़रूरी था और पाकिस्तान को जो पजीराई मिली है वो अच्छी पजीराई मिली है, कोई इसमें कोई शक नहीं कि उनको प्राइम मिनिस्टर साहब के रिसेप्शन और तमाम उनको जो ज़रूरी जगह थी उनको ले जाया गया और उनकी बातचीत अहम गैर मुल्की लीडर से कराई गई। तो मेरे ख्याल में
अभी तक तो बहुत अच्छा दौरा जा रहा है और मुझे यकीन है कि वो जब वापस आएंगे तो वो ऐसी चीज़ें वापस लेके आएंगे जिसमें हमारी कौम मज़ीद तरक्की करेगी। इसके विद इन इस फ्रेमवर्क में रहते हुए, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के फ्रेमवर्क में रहते हुए। अच्छा हिना साहिबा कि जब हम बात करते हैं कि वज़ीर आज़म इस फोरम पे मौजूद हैं, साइड लाइन मुलाकातें हो रही हैं, साइड लाइन्स मुलाकातों की सिग्निफिकेंस क्या होती है और इसके आउटकम्स यूजली क्या होते हैं? क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि सारे आलमी रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं और गाहे बगाहे वज़ीर आज़म की जो है अहम जो रहनुमा हैं बातें भी हो रही हैं, तो साइड लाइन्स मुलाकातों की क्या सिग्निफिकेंस रहती है? देखिए, बात दरअसल ऐसे है कि ये फोरम्स एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी होती हैं, बहुत अच्छा मौक़े आपको मुहैया करते हैं कि आप एक्चुअली में आलमी रहनुमाओं से मुलाकात कर सकें। और जब हम बात करते हैं रीजनल कनेक्टिविटी की, रीजनल कोऑपरेशन के लिए, तो उसके लिए पाकिस्तान और चाइना के साथ साथ और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस रीजन में भी, एक्स्ट्रा रीजनल भी, उनका होना एक लाइन पर और उस चीज़ को डिस्कस करना, किस तरह से कोऑपरेशन की तरफ आप जा सकते हैं, किस तरह से आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी व्लादिमीर पुतिन साहब, रशियन प्रीमियर से मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट मसला इस वक्त जिस चीज़ को हम फेस कर रहे हैं वो एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात हम करें, क्राइसिस की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक जो हमारी जितनी भी अर्निंग है, जितनी इनकम है, वो हम मेजॉरिटी उसमें स्पेंड कर रहे हैं, जो एनर्जी हम बाहर से किसी ना किसी फॉर्म में ले रहे हैं। अगर हम इसमें खुद कफ़ील हो जाते हैं और उसमें डेफिनेटली कि चाइना के साथ साथ अगर हमें रशिया भी सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। पाकिस्तान का ऑलरेडी एक पिछले दिनों पाकिस्तान का एक ग्रुप ऑलरेडी जा चुका है एनर्जी वीक में पार्टिसिपेट करने के लिए रशिया से। इसी चीज़ पर दोबारा व्लादिमीर पुतिन से भी बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब की, और उम्मीद है कि हम इस चीज़ में बहुत अच्छे तौर पे आगे चलेंगे और किसी न किसी फॉर्म में कोलैबोरेट करेंगे ताकि पाकिस्तान को इस एक बड़े मसले में सपोर्ट मिल सके चाइना की तरफ से और उसके साथ साथ रशिया की तरफ से भी। बिल्कुल जी। अच्छा अब्दुल्ला साहब, अभी ओवरऑल अगर आप इसमें ऐड करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। वज़ीर आज़म के अब तक के दौर अहवाल हमने रखा है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं, आपका तज़िया क्या है उस पर? ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म के साथ एक डेलीगेशन भी गया हुआ है जो कि मुख्तलिफ माहिदों में, तवानाई के हैं, ज़राअत के हैं, दीगर शोबों में, उसमें भी माहिदात होंगे। ये कितना अहम है पाकिस्तान के लिए? और वज़ीर आज़म आज खिताब भी कर रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो फोरम है, ये BRI का फोरम है और BRI का जो फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट है वो CPEC है। तो इस कंटेक्स्ट में जो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी वहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है वो किसी भी दूसरे मुल्क के जो हेड ऑफ़ स्टेट है या हेड ऑफ़ गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा है। क्योंकि बहरहाल ये काम स्टार्ट ही हमसे हुआ, अभी तो बहरहाल बहुत दुनिया में ये BRI फैल गया, लेकिन बहरहाल उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लेके हम चल रहे हैं और जितना सक्सेसफुल ये पाकिस्तान में होगा इतना ही जो है ना वो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होगा। और इसमें जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान, देखें ये जो गेम होती है ये तल्लकात इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, तो डेफिनेटली आप ये देख लें कि जो जहाँ हम मौजूद हैं कोई दूसरा मुल्क जो है ना वो उसको कंपनसेट नहीं कर सकता। तो उस सिग्निफिकेंस, उस हिसाब से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की वहाँ सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो आपने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मुख्तलिफ उमूर के जो हमारे डेलीगेशन गया है, जो देखिए ये इसका मतलब ये है कि बायलैटरल हमने भी चीन के साथ इस विज़िट के दौरान कोई मुआहदे करने हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो है ना आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि पिछली पार्लियामेंट ने कुछ लेजिस्लेशन ऐसी की थी कि एम्पावर करके चले गए थे जो केयर टेकर सेटअप है, ख़ास और इकनॉमिक अफेयर्स के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। ख़ास तौर पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, हमें एनर्जी क्राइसिस का सामना नहीं है क्योंकि इस वक्त तो प्रोडक्शन हमारी ओवर हो रही है, ख़ास तौर पर बिजली की प्रॉब्लम जो है, जैसे डॉक्टर हिना ने कहा कि उसकी कॉस्ट का प्रॉब्लम है। तो वो जो रूस से हमने जो तेल मंगवाया था, चीपर ऑयल, वो अगर रूस दोबारा से हमारा उसके साथ वो कोई चीज़ आगे बढ़ती है इस दौरे के नतीजे में, मेरा ख्याल है उसका ज़्यादा हमें जो है ना बेनिफिट होगा कि हम जो है ना वो अभी इंटरनेशनल मार्केट से जो हम लेते हैं ऑयल उसकी निस्बत रूस जो है काफ़ी सस्ता तेल दे रहा है, इंडिया को दे रहा है, हमें भी उसने दिया है। एक शिपमेंट आई थी पिछले दिनों लेकिन उसके बाद
बाद पता नहीं उसका क्या बना। हो सकता है उसके हवाले से को हमें बेहतर खबर मिले कि शायद हमें मज़ीद तेल रूस से हम इंपोर्ट करें और उसके हवाले से कुछ चीज़ें यहाँ पे हो। वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई प्रॉब्लम्स हैं, शायद रूस के तेल की यहाँ रिफाइनमेंट के कोई मसाइल हैं या क्या हैं, उन चीज़ों को अगर देखें लॉन्ग टर्म हमें जो है ना वो बहुत फ़ायदा होगा। चीन और रूस के साथ अगर हम कुर्बतें हमारी बढ़ती हैं तो, लेकिन इसका ये मतलब कभी भी नहीं होना चाहिए और ना होगा कि हम बाकी लोगों को साथ यूरोपीय यूनियन या अमेरिका आप ये भी समझते हैं कि ये भी एक इम्पैक्ट देने की कोशिश की गई थी कि शायद पाकिस्तान और रूस के दरमियान कुछ खिंचाव है, वो भी हमें मिटता हुआ नजर आया, ये तासुर भी ज़ाहिर हुआ है कल की मुलाकात हाँ, से? यकीनन बहुत लोगों ने जो है ना वो कुछ पिछली गवर्नमेंट के को लेके कुछ ऐसी चीज़ें दी थी और हमने देखा कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते हुए उनकी फेस रीडिंग में बड़े खुशगवार और बड़े के लाइटर मोड में वो बात कर रहे थे। देखिए मुल्कों के तल्लुकात कुछ लोग यहाँ पाकिस्तान में ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी शख्सियात के साथ जुड़े होते हैं, शख्सियात के साथ नहीं जुड़ते, ये रियासतों के आपस में तल्लुकात होते हैं, मुल्कों के तल्लुकात होते हैं। और पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, रूस कभी पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता और इसी तरह वाइस वर्सा है, पाकिस्तान भी वहाँ कोई भी आ जाए, क्योंकि पुतिन साहब के जाने का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन कोई भी आ जाए तो पाकिस्तान भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि रूस और पाकिस्तान के तल्लुकात बिल्ड अप हो रहे हैं 2010 से ऑनवर्ड, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ आप कह लें कि मसाइल आए हैं, जैसे पिछले साल इस साल अमन मशकों में हमने उनको नहीं बुलाया क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेशनली बहुत सारे हमारे ऊपर भी प्रेशर आए हुए थे, लेकिन अदरवाइज़ हमारे तल्लुकात ग्रेजुअली जो है ना वो बिल्ड हो रहे हैं रूस के साथ और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले मज़ीद बेहतर होंगे, बिल्कुल मज़ीद बेहतर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर एजाज साहब, सर आपकी जानिब आऊँगी। सर ओवरऑल वज़ीर आज़म का जो दौरा है उसको सर आप किस नज़र से देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर इंटरनेशनल लेवल पे हमें खास से मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। रियासत पाकिस्तान का जिस अंदाज में, जिस जगह पर, जिस तरह से नुक्ता नज़र पेश करना चाहिए दुनिया के सामने, जो कि ज़रूरत भी है, वो उससे बढ़कर कर रहे हैं। कल से अभी तक की जो उनकी एंगेजमेंट है, खास तौर पर हम बात कर रहे हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से जो उनकी मुलाकात हुई है, वो कितनी अहमियत के हामिल है सर? देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक मौका है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी प्रोजेक्शन कर सके जी। और जैसा कि बाकी साहिबान ने फरमाया 1913 में जब ये BRI का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो पाकिस्तान उसका फाउंडिंग मेंबर था और इस हवाले से पाकिस्तान की बहुत कलीदी हैसियत है क्योंकि जो 6 कॉरिडोर्स हैं उसमें सिपेक जो है वो वाहिद है जो बायलैटरल है और चाइना के हिसाब से पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के ज़रिए चाइना अपनी जो माशी पॉलिसी है BRI की उसकी प्रोजेक्शन करता है वेस्टर्न दुनिया की तरफ जी। और दूसरा पहलू ये है कि हमारे वज़ीर आज़म ने न सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है बल्कि पूरे खित्ते की नुमाइंदगी की है क्योंकि बाकी जो ममालिक के उज़रा गए हैं वो ज़ाहिर है अपनी एक कैपेसिटी में गए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे यहाँ चला रहा है सिपेक का चाइना के साथ मिलकर, तो पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा ये है कि अभी रिसेंटली हमने IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हुए उसकी वजह से कुछ वेस्टर्न दुनिया में तासुर दिया गया कि पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात शायद थोड़े से नीचे चले गए हैं और शायद पाकिस्तान जो है बड़ा मुतात होकर चलेगा चीन के हवाले से, वो तासर भी ज़ाहिर हो गया है। और जो हमारी पिछली जो है 50 से लेकर ऑनवर्ड जो हमारी बड़ी करीबी ताल्लुकात है वो उसी तरह से वो कायम है। अच्छा, रशिया के हवाले से मेरा आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तान तो डेफिनेटली उनके साथ हम दिफाई सतह पे और माशी सतह पे तावन बढ़ा रहे हैं, लेकिन रूस को यूक्रेन की वार के तनाज़र में एनर्जी मार्केट चाहिए एशिया के अंदर, ख़ास तौर पे जनूबी एशिया के अंदर, तो वो उस हवाले से पाकिस्तान उसमें एक अहम किरदार अदा कर सकता है। इन अदर वर्ड रशिया जो है उसका ऑनवर्ड जो मार्केट जो कैप्चरिंग है वो एशिया होगा, जिसमें पाकिस्तान और बाकी खित्ते के ममालिक जो हैं वो मिलकर एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है जिसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के चीन और एशिया के हवाले से जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़ी हद तक हमने अचीव कर लिया। अच्छा, लेकिन एजाज साहब एक खास तौर पे ये बात बताइएगा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ हमारी जो बात हुई है उसमें फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई है, फिर पीस के हवाले से बात हुई है, फिर तवानाई के हवाले से बात हुई है, ये जो शोबे हैं, फिर रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से, इन शोबों में या इन मामलात में पाकिस्तान रूस के साथ किस अंदाज में चल सकता है, वो हमसे और हम उनसे कैसे फायदा उठा सकते हैं, क्या इम्कानात मौजूद हैं सर ताउन के? देखिए, एक तो यह है कि जो है इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है, एनर्जी का कॉर्पोरेशन जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है। तीसरा ये है कि साथ साथ हम जो है वो दिफाई जो सतह पे भी हमारे मामलात अच्छे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का भी हमारा जो वेपन सिस्टम है वो चीन पे ज़्यादा उसका इन्हिसार है। माजी में सर्द जंग के ज़माने में अमेरिका पे था, तो रशियन जो वेपनरी है या जो उनका वेपन सिस्टम है वो भी इतना
जो है वो गैर मुसर नहीं है, तो उस में भी हम उनके साथ तावन कर सकते हैं। तो ये एजुकेशनली है, कल्चरली है, इकॉनमिकली है। तो ये तमाम के तमाम नौजवान थे और इनकी उम्रें लगभग 30 बरस या 30 बरस से कम थी, और इन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए खुशियाँ मनाते हुए उस रैली में शिरकत की, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ से वो ज़िंदा वापस नहीं आए और हमारी शहादतों की जो एक फ़हरिस्त है उसमें अपना नाम इन्होंने लिखवाया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहाली जमहूरियत की जद्दोजहद के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत और पीपल्स पार्टी के कारकुन सफ़े अव्वल में शामिल हैं, लेकिन इन कुर्बानियों में भी जो सानाए कारसाज के शोधा हैं उनका एक बड़ा अच्छा मकाम है, और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क में जो उस मुशर्रफ आमरीत थी उसको ख़त्म करने के लिए मोहतरमा जब वापस आ रही थी जलावतनी ख़त्म करके, उनका शानदार इस्तकबाल करने का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें शिरकत की थी और दुनिया को हैरान कर दिया था कि इतने खौफ के माहौल में जब दहशतगर्द धमकियाँ दे रहे थे कि जब शहीद बीबी आएंगी तो उनकी रैली पर हमले होंगे, बम धमाके होंगे, लेकिन उसके बावजूद ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खौफज़दा हुई और ना हमारे कारकुन खौफज़दा हुए। पूरे मुल्क से लाखों की तादाद में कारकुनों ने अपनी कायद का इस्तकबाल किया, और आज हम उन शहीदों को याद करने के लिए इकट्ठे हैं। और आपके इल्म है कि आज दोपहर में 3 बजे बिलावल हाउस के मकाम पर एक ताज़ियती इज्तिमा भी रखा गया है, जिसमें हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी शरीक होंगे, और आज के उस इज्तिमा को हमने मंसूब किया है अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ जो इस वक्त इसराइल के जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं। और जिस तरह आपके इल्म में है कि कल भी एक हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की गई और उसमें सैकड़ों फ़लस्तीनी जो हॉस्पिटल में एडमिट थे वो तमाम शहीद हुए हैं। इसकी पूरी दुनिया मज़म्मत कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मज़म्मत काफ़ी नहीं है। अमली तौर पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है ताकि इसराइल की दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा सके। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। सानह कारसाज के शहदा ने भी जमहूरियत की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। उनका कहना था कि फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं और इसराइली बर्बरियत की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये थी PTV ताज़ा तरीन। फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो, तो ये सबसे बेहतर तो सोल्यूशन यही है ना, जो जैसे उन्होंने शी जिनपिंग साहब ने फरमाया, विन विन सिचुएशन, मिल के काम करो, इश्तराक करो। जंग व जदल का कोई फ़ायदा नहीं है, फौजियाँ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप आम आदमी में पे पैसा लगाएं। आम जैसे आप यंग हैं खातून, पैसा आप में लगना चाहिए, आपकी नशो नुमा में लगना चाहिए, बजाय ये कि आप जंग के समान करें। ऐसे तामीरी मसाद देखिए, हमारा बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन तो इंडिया की है जी, और हमारी भी 25 करोड़ तो हम भी हैं। तो इतनी बड़ी वो, और 1 बिलियन चीन की भी है, तो इस पूरे खत्ते में दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा शायद यहाँ इस खत्ते में। तो अगर इस खत्ते में अमन आ जाए और हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाए, हर वक्त हमें ये ख़तरा ना हो कि जंग होने वाली है, जंग होने वाली है, जंग होने वाली है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सैंक्शंस लग जाएंगी, हम इससे भी नहीं बिगाड़ सकते, हम उससे भी बिगाड़ना तो खैर किसी से भी नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। हर एक के साथ बना के रखनी चाहिए, मगर जो शी जिनपिंग का विज़न है वो बहुत अच्छा विज़न है, और चाहे दुनिया उससे इत्तेफाक करे ना करे, मेरे ख्याल में आखिर में यही सोल्यूशन है लड़ाई झगड़े से। चाहे जो अभी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है ना, आप बच्चों को मार रहे हैं, आप औरतों को मार रहे हैं, निहत्ते लोगों को मार रहे हैं, इससे तो कुछ नहीं होगा ना। आप मार मार के ख़त्म तो नहीं कर सकते ना उसको। इसका तो एक हमेशा रद्द अमल होता है, और रद्द अमल चलता ही जाएगा। उसमें मुहाजिरीन भी होंगे, इसमें यंग लोग भी होंगे जो गुस्से में होंगे, वो कहेंगे तुम हम इसका बदला लेंगे। तो ये तो एक ऑनगोइंग है, एक साइकिल है जो चलती रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। तो हर चीज़ का मुज़ाकरात होनी चाहिए। UN, ये जो यूक्रेन और रूस की भी जंग में ख़त्म होनी चाहिए, जो फ़लस्तीन में हो रहा है फ़लस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए, जो कश्मीर में हो रहा है कश्मीरियों का हक, सुलह सफाई होनी चाहिए ताकि दुनिया आगे चले। बिल्कुल। अच्छा हैना साहब, लेट्स ग्रो टुगेदर, और जो शेयर प्रॉस्पेरिटी का एक विजन है, उस विजन का तो पाकिस्तान हिस्सा है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, और यही बात हम देख रहे हैं कि इसी विजन में हमें ये चीज़ नज़र आ रही है।
खित्ते में जब हम प्रॉस्पेरिटी को देखें, अमन को देखें, या हम ये कहें कि लेट्स ग्रो टुगेदर, तो उसमें तो सबसे पहले हमें इन तनाज़ात को रिजॉल्व करना होगा। आपको लगता है कि ये जो विजन है जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा है बहुत देर से, 10 साल मुकम्मल हो गए, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या इसके अब एग्जीक्यूट करने का प्रॉपरली वक्त आ गया है? दुनिया को इसका हिस्सा बनाने के लिए वक्त आ गया है? 140 से ज़्यादा ममालिक यहाँ पर इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पर इसी हवाले से मौजूद हैं। आपको लगता है कि इसके एग्जीक्यूशन का ये राइट टाइम है और दुनिया इसको जो है वो बाई भी करेगी, एक्सेप्ट भी करेगी और पार्ट भी बनेगी? जी बिल्कुल, एक्चुअली यही सही वक्त है, क्योंकि ऑलरेडी हम BRI का जो प्रोजेक्ट है CPEC, उस पर जितना काम हम कर सकते थे हमने करके चाइना ने, पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि यही एक सोल्यूशन है। आप जितना मर्जी लड़ लें, जितना मर्जी जंग की तरफ चले जाएं, वायलेंस की तरफ चले जाएं, एट द एंड ऑफ द डे आपको बहरहाल बातचीत करनी है, बैठना होगा, बैठना है। तो वही चीज़, वही एनर्जी, वही सब इकोनॉमी जो आप जंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वो लोगों की बेहतरी के लिए यूज़ करेंगे, चाइना का जो नेक्स्ट विजन है कम्युनिटीज़ विद शेयर्ड फ्यूचर, जिस पे ऑलरेडी चाइनीज़ गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसमें कि ग्रास रूट लेवल से बेसिकली जो पॉलिसी में और एकेडमिया में जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको ख़त्म करने के लिए ऑलरेडी चाइना के 17+ सेंटर्स इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, जिसमें वो एकेडमिया से स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज़ को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं हर तरह से। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो चाइना से रेलेवेंट है, ये सेंटर्स यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हैं और हर तरह से सपोर्ट किया जा रहा है लोगों को। उसका मकसद ही यही है कि लोगों को शेयर्ड कम्युनिटीज़, शेयर्ड फ्यूचर की तरफ लेके आया जाए। और जब तक आप उनको एक ऑल्टरनेट विजन नहीं देंगे, उनको बताएंगे नहीं कि किस तरह कॉपरेट कर सकते हैं, जब तक वो इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे, उनको बेनिफिट्स पता नहीं चलेंगे कि कॉपरेशन के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, डेफिनेटली वो किसी भी तरह से वायलेंस से हटेंगे नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया पैलेस्टीनियन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को देख रही है। हमें नज़र आ रहा है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है वज़ीर आज़म ने भी इस पे बात की, बिल्कुल, और फ़लस्तीन के हवाले से उन्होंने कहा कि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उन मजलूम बहन भाइयों के साथ हैं। यकीनी तौर पर तनाज़ात को सॉल्व करने की बात करें तो आप भी वही कह रही हैं कि जब तक सॉल्व नहीं होंगे हम कैसे कायम होगा? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से है, चाहे वो फ़लस्तीन इजराइल हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी और मुल्क हो, पाकिस्तान इंडिया हो, चाइना इंडिया हो, जब तक आप बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आप इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे, हम वॉर की तरफ से, हम वायलेंस की तरफ से कभी नहीं हटेंगे। और हमें अपने लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। ये एग्जैक्टली राइट टाइम है कि हम लोगों को बता सकें कि ऑलरेडी CPEC, उसके बारे में जो भी डाउट्स थे जब ये स्टार्ट हुआ, जैसे आपने पहले भी कहा कि क्या सिर्फ ये चाइना का विजन है, चाइना अपने मकासद के लिए कर रहा है, वो मेरा ख्याल है दुनिया को बहुत हद तक प्रूव हो चुका है कि ये सिर्फ चाइना नहीं बल्कि ये सबकी बेनिफिट के लिए है। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला साहब, ओवरऑल अगर हम 10 साल को देखें जिसके हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को आप कैसे देखते हैं, और जो जिस मकसद के लिए ये इनिशिएट किया गया था उस पर हम कितने कामयाब रहे हैं, हमें कितना फ़ायदा हुआ है? देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात इस CPEC प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये जो हम नारा लगाते हैं कि भाई शहद से मीठी और समुंदर से गहरी और पहाड़ों से हिमालय से बुलंद, तो ये नारा बहुत पुराना चला आ रहा है। और हमारा जो ताल्लुक है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जो डिफेंस के सिक्योरिटी में, कोऑपरेशन में, वो पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और गहराई में था। अब BRI ने उसको, सॉरी CPEC ने उसको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। ये 10 साल के दौरान हमने देखा कि चाइनीज़ की यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी आना जाना, पाकिस्तानियों का आना जाना चीन में, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बहुत ज़्यादा जो है ना वो है। पहले हम चाइनीज़ लोगों को इतना पाकिस्तान में नहीं देखते थे, अब आपको हर जगह पे रेस्टोरेंट्स में, मार्केट्स में चाइनीज़ लोग, इवन सबर्ब्स में आप जो इस्लामाबाद के, वहाँ पे आपको चाइनीज़ आम नज़र आएंगे जो CPEC से रिलेटेड नहीं है लेकिन अपने बिजनेसेस के लिए आए हुए हैं, क्योंकि उनको एक आउटलेट मिला है। चाइना की जो डेवलपमेंट है वो ईस्ट से वो अब वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो उनका जो मोस्ट पीसफुल जो आउटलेट है वो पाकिस्तान के थ्रू ही है, और वो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ से भी वो बहुत सारी चीज़ें सीख के जाते हैं। मैं अक्सर चाइनीज़ दोस्तों को कहता हूँ कि ये ठीक है कि आप एक बड़ा मुल्क है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो आज़ादियाँ हैं, जो यहाँ पे जो माहौल है, जहाँ जो मीडिया की आज़ादी है, जहाँ पे जो अब हुक्मरानों के ऊपर उठ के कोई भी बंदा भी बोल लेता है, इसके इम्पैक्ट भी आपकी सोसाइटी पे होंगी। तो म्यूचुअल लर्निंग भी हो रही है, हमारा कल्चर उधर भी जा रहा है, उधर की चीज़ें इधर भी आ रही हैं। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हमने सीखा है। एक चीज़ मैं प्राइम मिनिस्टर के हवाले से अगर मुझे इजाज़त है, देखिए हमारे जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं माजी के प्राइम मिनिस्टर से भी और पॉलिटिशियन से भी।
ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल, वो एक बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पर ऑलरेडी वो लेक्चर्स भी देते रहे हैं, वेल रेड पर्सन है और BRI मुकम्मल तैयारी के साथ जाते हैं। कोई भी अमेरिका में उनके जो विजिट आपने देखे, वहाँ पे जो उन्होंने 2-3 जगहों पे खिताब किया, वहाँ पे वो देखें उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को टैकल किया। वो बहुत पढ़ते हैं, मैं ज़ाती तौर पे इन चीज़ों से आगाह हूँ कि वो बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं। अभी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ आपने जो उनका इनिशियल जो स्टेटमेंट है वो देखें तो उन्होंने 2 मिनट के अंदर पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज़ को समराइज़ किया। तो ये इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा, हमारा एक अच्छा विजन और अच्छा इमेज दुनिया के सामने जाएगा। प्राइम मिनिस्टर काकड़ की जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीन के ये जो BRI के फोरम के मुख्तलिफ जो साइड लाइन्स पे इंटरेक्शंस होंगे। बिल्कुल ठीक। लाहौर में मैं डॉक्टर एजाज साहब सर आपकी जानिब आऊँगी। डॉक्टर साहब, तनाज़ात की बात हो रही है, दुनिया का पैगाम दे रहा है पाकिस्तान भी और चीन भी, और सदर जी जिनपिंग ने ख़ास तौर पे दुनिया को दावत दी कि वो इस जो इक़्तिसादी तरक्की है या जो हम कहते हैं कि माशी तौर पे दुनिया को जो है वो एक बावकार मकाम हासिल होना चाहिए, उसको उन्होंने दावत दी कि पूरी दुनिया इसका हिस्सा बने। कुछ निकात भी उन्होंने पेश किए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से। लेकिन सर, जब तक तनाज़ात हल नहीं होते ये कितना मुश्किल काम होगा। लेकिन ख़ास तौर पे चीन के पैगाम को समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर जब तक अमन कायम नहीं होगा, तनाज़ात से तो किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ ना, तो जब तक अमन हासिल नहीं होगा उस वक्त तक ये प्रोजेक्ट भी जो है वो खातिर खा नताइज नहीं दे सकते। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। दुनिया में कहीं भी जो है, चाहे वो रूस है, यूक्रेन है, यूरोप है, बाकी दुनिया जहाँ पे तबाहकारी है, जंगी सूरत हाल है, वहाँ पे डेफिनेटली माशी तावन नहीं होगा, वहाँ पे अमन जो है कायम नहीं किया जा सकता। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छा फोरम है BRI, जिसके ज़रिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म को मौका मिला कि वो UNO के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे उन्होंने बात कर सकते हैं। रशियन प्रेसिडेंट से बात हुई है, चीन से बात हुई है, तो डेफिनेटली चाइना की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है मिडल ईस्ट के अंदर। इवन इसराइल के साथ उनकी जो है काफ़ी गहरी तिजारत है। तो चाइना जो है उसमें एक अमेरिका के साथ दोनों मिलके जो है UNO के ज़रिए भी और वैसे भी बायलैटरली इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चाइनीज़ भी स्टेक्स जो हैं वो भी हर्ट होंगे और अमेरिकन भी होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक और एक संजीदा किस्म की सूरत हाल है जो गज़ा में और इसराइल के दरमियान चल रही है। अगर इसको जो है हिकमत अमली के तहत इन बड़ी ताकतों ने, ख़ास तौर पे चीन ने और अमेरिका ने हल ना करने की कोशिश की, और चाइना तो डेफिनेटली चाह रहा है लेकिन अमेरिकन डेफिनेटली इसराइली का साथ दे रहे हैं, तो ये जंग जो है पूरे मुश्क वस्ता और बाकी ममालिक को अपने घेरे में ले लेगी और इसमें इनके माशी जो तावन है वो रुक जाएंगे और हर तरह से जो है नुकसान आते हैं ममालिक के लिए। तो ऑफ कोर्स जब तक जो है डिप्लोमेसी इफेक्टिवली जो है इस्तेमाल नहीं होगी, उस वक्त तक दुनिया में जो है अमन की सूरत हाल ख़ास तौर पर मुश्क वस्ता के अंदर वो कायम नहीं किया जा सकती। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ हमने अपने एंड पे भी कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। 10 साल जब मुकम्मल होते हैं, हम सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर कोई लूप होल्स हैं हमें उनको भी देखना है ताकि आगे जो नेक्स्ट फेज़ शुरू हो रहा है, सेकंड फेज़ जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, उसमें हम वो ना दोहराएं। हमने देखा कि पिछली हुकूमत में जब वो 4 साल दौरे हुकूमत था PTI का, उसमें ये खासा तातुल का शिकार रहा और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई। आपको लगता है कि अब हमें नई जहतों के साथ और नए अज़म के साथ सेकंड फेज़ में दाखिल होना होगा ताकि कोई अगर रिजर्वेशन रही भी है चाइना की हमसे, तो वो अब बिल्कुल ख़त्म हो जाए? जी, इसमें 4-5 नुकात हैं जो मैं समझता हूँ कि पॉलिसी मेकर्स को ज़हन में रखने चाहिए। एक तो ये है कि सेकंड फेज़ के अंदर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स जो हैं, जो कि 9 जो थे प्रपोज किए गए और 9 के ऊपर काम भी हो रहा है, उसमें 2 के ऊपर ज़्यादा काम किया गया है अमली तौर पे। तो ऐसे चीज़ के अंदर हमें दोनों ममालिक को जो है हमारी स्पीड जो है उसको तेज़ करना चाहिए। दूसरा है एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन, ज़रूरी तावन, उसके ऊपर भी बहुत थोड़ा काम हुआ है, उस पर भी दोनों ममालिक को काम करना पड़ेगा। तीसरा है हमारा टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक कोलैबोरेशन, ख़ास तौर पे जो स्पार्क को कोलैबोरेट कर रहे हैं चाइनी इदारों के साथ स्पेस के हवाले से, उसको भी स्पीड अप करने की ज़रूरत है। और चौथा है हमारा एजुकेशनल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। तो इन नटशेल आई वुड सजेस्ट कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को SEZs और एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन को पे एम्फसाइज करना चाहिए, और चाइनीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और दोनों ममालिक को मिलकर जो है अगले सालों में ऐसे 3 से 4 साल का टारगेट रख लें जिसमें इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहिए। ख़ास तौर पे SEZs जो हैं उनको मुकम्मल करना चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बढ़ेगी। हमारे यहाँ रीजनल और ख़ास तौर पे जो इंटरनल इन्वेस्टमेंट है वो भी इसमें ज़्यादा आ सकती है।
बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आइंदा का रोड मैप अगर हम उसकी बात करें तो वो कितना अहम है, कितना क्रूशल है? हम सेकंड फेज़ में दाखिल हो रहे हैं, हमने यकीनन अपनी गलतियों से लर्न भी किया है, हमारे मसाइल हैं, हम शायद चाइना की तरह इतनी बड़ी इक़्तिसादी पावर तो की तरह पैसे नहीं हम लगा सकते, लेकिन जितने भी हमारे मसाइल हैं, क्योंकि हम शराकतदार हैं, हमें कितनी मैच्योरिटी का मज़ीद मुज़ाहरा करना होगा सेकंड फेज़ के लिए? बहुत ज़्यादा। देखिए, हिकमत अमली के बगैर, सोच समझ के बगैर, फ़हम व फरासत के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। आपके जो भी अगराज़ व मकासद हैं वो बड़े गैर मुबहम होने चाहिए और बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, और इस बात से कतई नज़र कि कल हुकूमत में कौन आता है, जो आपका रोड मैप है वो बड़ा क्लियर कट होना चाहिए। और जैसे अभी बात की गई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे तवज्जो दी जाए, और ये बिल्कुल हकीकत है कि 9 या 10 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं जिन पे बातचीत हुई, उसमें से 1 या 2 के अलावा किसी पे खातिर खा काम नहीं हुआ। एक रशकी पे गालिबन कुछ काम हुआ है और अब ठट्टा में कुछ काम हो रहा है, तो इस पे ज़्यादा काम होना चाहिए। और उसमें पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स को भी दावत देनी चाहिए कि उसमें वो आएँ और वो अपने इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि इसमें अभी तक जो मुझे समझ आई है वो ये है कि हमने ये कहा है कि जो चीनी बिजनेसमैन है वो आएंगे और उनको हमारे बिजनेसमैन मैच करेंगे। तो शायद ये हमारे इतने बिजनेसमैन भी शायद नहीं है, शायद उनमें इतनी, शायद मुझे पता नहीं, इतनी माली इस्तात भी नहीं है कि वो चीनियों की इन्वेस्टमेंट को मैच कर सकें। तो इस पे सोच विचार की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ को कैसे हम ज़्यादा फ़ाल बना सकते हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो मैं अक्सर अपने शागिर्दों को कहता था कि तुम जाओ और देखो कि इसमें ऐसी चीज़ में पाकिस्तानी जो हमारे यंग लोग हैं उनको कितने मौके मिल रहे हैं। तो मुझे कोई ऐसा खातिर खा जवाब नहीं मिलता था कि जी इसमें स्टार्टअप्स बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते। तो ऐसी चीज़ को तो लाजमी अगर आपने अगले 5 साल में इनको फ़ाल बनाना है, क्योंकि देखें जो अहम चीज़ थी कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो तो काफ़ी हद तक बन गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी ना, लूप होल जहाँ जहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन आपको लगता है कि हमने उतना फ़ायदा जितना उठाया जाना चाहिए था उठाया? नहीं उठाया ना। उसको भी देखना है कि जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर नया बना है उससे हमारी लोकल बिजनेसेस को कितना फ़ायदा कनेक्टिविटी जो हो रही है जहाँ जहाँ, उसमें लोकल बिजनेसेस को के लिए हमें अपने लोगों के लिए भी जो यहाँ हैं मौजूद उनके लिए भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान बनाना है। जो बाहर से भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके लिए भी हमने हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको आसान बनाना है। लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं, कोई छोटा बिजनेस खोलें, तो वो या कोई भी यंग लोग अगर करना चाहते हैं या मेरी तरह के बूढ़े लोग करना चाहते हैं, तो वो एक प्रोग्राम होना चाहिए कि जिसमें बताएं कि जी आप ऐसी चीज़ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरह की आसानियाँ कैसे आपके लिए। फिर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, हम जो मेरे ख्याल में एक जगह हम नहीं कर पाए वो ये ML1 है, रेलवे लाइन। वो रेलवे लाइन एक्सपेक्टेड है कि उस पे भी अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि रेलवे लाइन सिस्टम हमारा बड़ा बुसीदा है। अक्सर हमारे रेलवे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, हमारी ट्रेनों की रफ्तार बहुत कम है। तो हम तो कह रहे हैं जी 120, 150, 160 पे चले जाएं और हमारा फासला पेशावर से कराची का जो 24 घंटे लगते हैं उससे कम होके बहुत कम रह जाए। ML1 पे खातिर खा काम नहीं हुआ, ठीक है। पहले हमने कुछ 6 बिलियन या 8 बिलियन मांगे थे, अब हमने कहा नहीं उसे कम कर दें, उस पर भी कोई पेशरफ नहीं हुई। मेरे ख्याल में जो हमारे टीम गई है डेलीगेशन, मुझे यकीन है कि वहाँ लोग होंगे जो रेलवे पे भी बात करेंगे, तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। और बाकी हमारा दिफाई तावन बहुत स्ट्रॉन्ग है और बाकी चीज़ें हमारी चल रही हैं, मगर कुछ चीज़ें जहाँ लूप होल्स हैं वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, उन्हें कवर करना चाहिए और उसका बाकायदा प्रोग्राम होना चाहिए। और इसकी जो CPEC की वेबसाइट है उस पर ये देना चाहिए कि भाई ये हमारी है अगले 5 साल के ये माइलस्टोन है, उससे 10 साल के ये माइलस्टोन है, और उसमें आपकी राय, मेरी राय और आम पाकिस्तानी की राय भी लेने की कोशिश करें कि जी हम किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मेरा ख्याल है। हिना साहिबा, जिस तरह भी सर ने बात की, लेकिन बैरूनी सरमायाकार तभी अट्रैक्ट होंगे जब आपका जो लोकल सरमायाकार है या लोकल इन्वेस्टर है वो उसको खुशहाल नजर आएगा या उसको पता चलेगा कि उसके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रही है। एक तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे अभी तक हमारे जो ताजिर बरादरी है या जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा सके। आपको क्या लगता है इनको इंगेज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनमें बेहतरी आएगी, हमारे लोकल इन्वेस्टर्स की हालत ज़ार बेहतर होगी, तो फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी आएंगे, जिसके लिए निगरान वज़ीर आज़म मुसलसल तगदौ कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर तुगरुल यामीन साहब ने कहा, मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि हमें एक्चुअली में बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत है। हमें
ऐसे मौके ढूंढने की ज़रूरत है कि कहाँ पे हम बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या लूप होल्स हैं, किस तरह से हम अपने लोकल इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, नई इंडस्ट्रीज़ को हम यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। हमारे लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, बिजनेसमैन की स्ट्रेंथ क्या है, हम किस तरह से चाइना की इसमें एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट में जितने छोटे से छोटा चाइनीज़ प्रोडक्ट आपको नज़र आता है, हमारे यहाँ उस तरह की इंडस्ट्रीज़ या हमारे लोग उस चीज़ से फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकते, हमारे लोग इस चीज़ के लिए लर्न क्यों नहीं कर सकते। ऑल्दो कि हमारे यहाँ एज एन एकेडमिशियन जो मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ एकेडमिया में भी इस पे डेफिनेटली काम हो रहा है। हम ATC के प्लेटफॉर्म से हमने डिफरेंट तरह की फ़ोटोग्राफी एग्ज़िबिशंस ATC लॉन्च करी है रिलेटेड स्पेसिफ़िकली टू BRI। इसके साथ साथ हम एंटरप्रेन्योरशिप के को एज अ सब्जेक्ट हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि डिग्रीज़ के बजाय हमारे यहाँ जो लोग हैं डिफरेंट एरियाज़ को बिलोंग करते हैं, किस तरह से वो कौन कौन सी एंटरप्रेन्योर स्किल्स को अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे चल सकते हैं। फिर हम जब इसमें CPAC में देखेंगे कौन कौन से ऐसे मौके हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन, चाइनीज़ बिजनेसमैन। जिस तरह से अभी पाकिस्तान की टीम प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरा स्टडी करके एक्सपर्ट की टीम गई है, उसी तरह से हमें यहाँ पे लोकली भी लोगों को इन्वॉल्व करने की और जब हम बात करते हैं कि जियो पॉलिटिक्स से हम जियो इकोनॉमिक की तरफ आ रहे हैं, तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जहन साजी करने की ज़रूरत है कि जब उस तरफ जाएंगे, जो निकले यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए तैयार भी तो हों। उनके पास क्या नए आइडियाज़ हैं, उस पोटेंशियल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, हम किस तरह उनको लिंक कर सकते हैं अपने बिजनेसमैन के साथ, और किस तरह हम इस चीज़ का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला साहब, बड़ा अहम सवाल है, अपने यूथ को कैसे इंगेज किया जा सकता है? 10 साल जो नेक्स्ट फेज़ के हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर हमारी यूथ को हम अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर सकें तो क्या नक्शा आप देख रहे हैं? देखिए, एक बुनियादी बात यह है कि जब तक हम पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस पे काम नहीं करेंगे ना, तो ये जो CPEC और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमें, हमारे बिजनेसमैन को या हम लोगों को सिर्फ एजेंट बनाएगा। ये होर्डिंग बन जाएगी, मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की, ना कि हमारी की। लेकिन अब पाकिस्तान में जो एनर्जी की प्राइसेस हैं वो आसमान से बातें करना शुरू हो गई हैं। अभी गैस की प्राइसेस में 100% मज़ीद इजाफा हो गया हुआ है। बिजली की पर यूनिट को 60-70 रुपये पर पहुँच चुका है। तो कोई कैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है? इसमें बुनियादी जो चीज़ है जिसकी तरफ हमें जाना है, वो जो एनर्जी के कार्टल्स बने हुए हैं जिसमें हमारा मुल्क इस वक्त फंसा हुआ है, उसमें से हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को जो अभी वो बनी है, वो इन्वेस्टमेंट SIFC